होनी चाहिए, क्यों नहीं हो रही? हर चीज का जवाब दो। तो पहले तो मैं ये बताता हूं कि देखो, जो लेफ्ट साइडेड एंडोकार्डाइटिस होता है ना, उसे उसे ही पोस्ट ऑपरेटिव एंडोकार्डाइटिस जनरली कहते हैं। क्यों सर? मैंने आपको क्या बताया कि जो सबसे, आपको पहले भी बता चुका हूं कि जिनके ऑलरेडी वॉल्व डैमेज हैं उनको मोस्ट कॉमन होगी। राइट साइडेड एंडोकार्डाइटिस इज नॉट कॉमन, लेफ्ट एंडोकार्डाइटिस इज मच मोर कॉमन देन राइट साइडेड एंडोकार्डाइटिस। क्यों? क्योंकि जो लेफ्ट साइड के जो वॉल्व होते हैं, कौन से दो वॉल्व होते हैं लेफ्ट साइडेड के? एक हमारा मिट्रल वॉल्व होता है बाइकस्पिड, और एक हमारा आउटिक वॉल्व होता है। इनकी अगर में अगर ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम है, इनमें कोई ऑलरेडी प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले लेफ्ट साइड इफेक्ट होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि लेफ्ट साइड पर बहुत ज्यादा लोड होता है। क्यों? क्योंकि इनको पूरी बॉडी में ब्लड डालना है। अब जो चीज पहले से ही जिन पर लोड है, तो वो इजीली अफेक्ट भी हो जाते हैं। इसीलिए जब भी आपको, अगर आपके अफेक्ट थे या अगर आप इनकी सर्जरी कराने गए, तो ये जो लेफ्ट साइडेड एंडोकार्डाइटिस है ना, वो दोनों हो गया। जो सब एक्यूट पढ़ के आए ना, उसमें जो वॉल्व खराब थे, उसमें जो आपका हार्ट अफेक्ट होगा वो लेफ्ट साइड का ही होगा। और जो पोस्ट ऑपरेटिव पढ़ के आए ना, उसमें भी जो वॉल्व खराब होते हैं ना, वो लेफ्ट साइड के ही होते हैं 90%। उसकी वजह से भी जो एंडोकार्डाइटिस होगा वो भी लेफ्ट साइड का ही होगा। इसलिए लेफ्ट साइड को अलग से पढ़ते ही नहीं है, पढ़ने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो दोनों में आ गया। वो सब एक्यूट स्टेज में भी आ गया और आपका उस स्टेज में भी आ गया। ठीक है? तो अब फिर बचा है राइट साइड का। फिर सर राइट साइड का कब होता है? तो राइट साइड में हम जानते हैं, राइट, इसलिए हमने बात करा था कि लेफ्ट साइड का। तो राइट साइड में हम जानते हैं, हमारे राइट साइड में कौन से दो, राइट साइड में कौन कौन से वाल्व होते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व होता है और हमारा पल्मोनरी वाल्व होता है। ठीक है? राइट साइडेड में हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व है यहाँ पर, और यहाँ पर पल्मोनरी वाल्व है। तो अब हम लेफ्ट साइड की बात कर चुके हैं। लेफ्ट साइडेड का मतलब वो दोनों, दोनों केसेस, चाहे वो प्री ऑपरेटिव हो या सब एक्यूट, उन दोनों में जो अफेक्ट हार्ट होता है वो लेफ्ट साइड का ही होता है। इसलिए हमें अलग से राइट साइड का एक टाइप बनाना पड़ा। तो राइट साइड का अफेक्ट जब होगा, जब जनरली आप वो लोग जो ड्रग वगैरह यूज करते हैं ना, जो जनरली ड्रग यूज कर रहे हैं, ड्रग एब्यूज कर रहे हैं ना, उल्टे सीधे ड्रग्स लेते हैं, ड्रग एब्यूज करते हैं, ये बहुत रेयर होता है। सिर्फ 5 to 10% चांसेस ही है कि आपको राइट साइड का एंडोकार्डाइटिस हो। ये जनरली वैसे लोगों को मिलता है जो एबनॉर्मल ड्रग यूज कर रहे हैं, जब इतनी खतरनाक ड्रग एब्यूज कर रहे हैं कि इस वजह से वो सीधा बैक्टीरिया आकर आपके राइट को अफेक्ट करते हैं, वरना राइट को अफेक्ट इतना नहीं कर पाता। अच्छा, दिमाग लगाओ कि मतलब अगर मैं आपको बताऊं, मैं आपको बोलूं कि आपका हार्ट बिल्कुल नॉर्मल है, हार्ट बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है, तो आपका राइट साइड का हार्ट अफेक्ट होगा कि लेफ्ट साइड का? ये दिमाग लगाना, ठीक है, ये बहुत समझने वाली चीज है। दिमाग लगाना, राइट का अफेक्ट होगा कि लेफ्ट का? क्योंकि अभी तक तो सर आपने जितना हमें बताया वो ये बताया कि जब भी हमारी बॉडी, और देखो मैं आपको पहले भी बता दूं, मोर देन 99% एंडोकार्डाइटिस जब भी होता है जब आपकी बॉडी का, जब आपका हार्ट सप्रेस हो। बहुत ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस होते हैं कि आपकी बॉडी हार्ट सप्रेस ना और आपको एंडोकार्डाइटिस हो जाए, ये पॉसिबल बहुत कम है ना। तो उन सब में जो आपका अफेक्ट होता है वो होता है लेफ्ट साइड का। कौन से साइड का? लेफ्ट साइड का। राइट साइड का आपका अफेक्ट जब भी होगा जब आपकी बॉडी नॉर्मल हो। जनरली मैं आपको फिर बताऊं, 99% राइट साइड का जब भी होगा जब आपकी बॉडी नॉर्मल हो। सर क्यों ऐसा? क्यों लेफ्ट साइड का क्यों नहीं होगा, राइट का क्यों हो रहा है सर? अब रीजन सुनो, इसका बहुत प्यारा रीजन बताता हूं। क्या होता है, अच्छा बताओ, हमारे में जो ब्लड फ्लो होता है वो राइट वाले साइड में ज्यादा होता है कि लेफ्ट साइड में? सर लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में हैवी ब्लड फ्लो होता है, पूरी बॉडी में जा रहा है, यानी जो ब्लड का प्रेशर राइट साइड में ज्यादा होगा कि लेफ्ट साइड में? सर लेफ्ट साइड में ब्लड प्रेशर बहुत, जो ब्लड का फ्लो रेट है वो बहुत ज्यादा होगा। यानी अगर बैक्टीरिया जब ब्लड के साथ आएगा, जब आपका हार्ट बिल्कुल नॉर्मल था, ब्लड के साथ जब बैक्टीरिया चल के आएगा वो लेफ्ट में चिपक ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि ब्लड में बैक्टीरिया, सपोज ये ब्लड आया और इसमें बैक्टीरिया था, उस बैक्टीरिया को आपके हार्ट से चिपकना भी तो पड़ेगा, यहाँ रुक के उससे इन्फेक्शन फैलाना भी तो पड़ेगा। वो चिपकेगा ना आपके हार्ट से, तभी तो इन्फेक्शन फैला पाएगा। वो लेफ्ट साइड में चिपक ही नहीं पाता बेचारा। क्यों नहीं चिपक पाता? क्योंकि चिपकने का मतलब अटैच, अटैच नहीं हो पाता आपके हार्ट से। क्यों नहीं हो पाता सर? क्योंकि यहाँ पर हार्ट में, लेफ्ट लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में हम पढ़ चुके हैं कि लेफ्ट साइड के हार्ट पे बहुत लोड होता है। सर क्यों लोड होता है? क्योंकि इसको पूरी बॉडी में ब्लड पंप आउट करना है, तो यहाँ जो ब्लड का फ्लो होता है ना वो बहुत हाई होता है, और हाई फ्लो होने की वजह से बैक्टीरिया लेफ्ट साइड में चिपक ही, अटैच ही नहीं हो पाता, एज कंपेयर टू राइट साइड का जो फ्लो रेट है वो लेफ्ट साइड से डिक्रीज है, कम है। तो उस केसेस में भैया फिर आपका जब नॉर्मल हार्ट है तो वहां पर आपका राइट वन अफेक्ट हो जाता है। क्लियर? वहां पर फिर आपका राइट साइड का अफेक्ट होता है,
अब ये आपको समझ आना चाहिए कि राइट साइडेड एंडोकार्डाइटिस क्यों हमने अलग से पढ़ा, क्योंकि हमने लेफ्ट साइड का सर ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, जो पोस्ट ऑपरेटिव पढ़ रहे हैं और जो सब एक्यूट पढ़ रहे हैं उसमें लेफ्ट ही होगा। फिर राइट साइड का हम सर क्यों अलग से पढ़ रहे हैं, क्योंकि दूसरा पॉइंट ये भी है, क्योंकि राइट साइड का इफेक्ट जनरली 99% जब होगा सर, जब क्या होगा, हमारे बॉडी में हमारा हार्ट जनरली नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड वन पॉइंट सर, जब हार्ट नॉर्मल है तो फिर राइट साइड का क्यों हो रहा है, क्योंकि सर जो लेफ्ट साइड में जो ब्लड फ्लो करता है वो ज्यादा स्पीड से करता है एज कंपेयर टू राइट, तो लेफ्ट में जो बैक्टीरिया है वो हार्ट की वॉल से अटैच ही नहीं हो पाता। इमेजिन करो आप एक नदी में तैर रहे हो जिसका फ्लो बहुत तेज है, अगर आपको कोई किनारा, जैसे बोलते ना हम कि हम नदी में डूब रहे हैं, हमें कोई किनारा पकड़ना हम पकड़ ही नहीं पाएंगे, क्यों, क्योंकि फ्लो हमें बहता हुआ ले जाएगा। और वहीं अगर हम एक स्विमिंग पूल में हो तो हम क्या करेंगे, तैर के और अपना अपना स्विम करके साइड का कोई भी कॉर्नर पकड़ लेंगे। तो बैक्टीरिया भी इसी तरीके से स्विम कर रहा होता है ब्लड में, तो लेफ्ट साइड में बेचारा वो हट को पकड़ ही नहीं पाता, पूरा निकल ही जाता है, लेकिन राइट साइड का फ्लो कम होने की वजह से वो राइट साइड की जो वॉल्व्स हैं उन्हें पकड़ लेता है, और उन्हें उन्हें पकड़ लेगा। फिर उन्हें अगर वो बैक्टीरिया फिर हाई वेरुलेंट हुआ, खतरनाक उसका हुआ, तो वो राइट साइड को अफेक्ट कर पाएगा, और हाई वेरुलेंट नहीं हुआ तो भैया फिर वो नहीं कर पाएगा। क्लियर? अब यहां से मैकेनिज्म समझ आनी चाहिए। ठीक है, सब टाइप याद करवा देते हैं, मैकेनिज्म कोई नहीं बताएगा, जब पढ़ोगे तब समझ आएगा। ठीक है, तो एक एक की मैकेनिज्म क्लियर अब हो जानी चाहिए। तो हमारा क्या, राइट साइड का जो हमारा हार्ट है उसमें क्या लिखा हुआ है, कर्सिन जो ड्रग एब्यूज करते हैं उनको, है ना, जनरली स्टेफिलोकोकस कैनिडा, इनसे हो रहा है। और ये कौन सा अफेक्ट करेगा, राइट साइड पे जो वॉल्व है वो अफेक्ट होंगे। कौन से वॉल्व होते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है और पल्मोनरी वॉल्व होता है, तो वो अफेक्ट होगा, है ना। और देखो अब लिखिए लाइन, कितनी प्यारी लाइन लिखी है, ये लाइन से ही को तो मैं इतनी देर से रामायण से सुना रहा था, मे प्रेजेंट विद एक्यूट एंडोकार्डाइटिस। और एक्यूट एंडोकार्डाइटिस में ये अभी पढ़ के आए हो कि नॉर्मल हार्ट में अगर आपके इन्फेक्शन हो जाए तो उसे एक्यूट एंडोकार्डाइटिस कहते थे। तो जब नॉर्मल हार्ट में इन्फेक्शन होता है तो वो मोस्ट कॉमन होता है राइट साइड एंडोकार्डाइटिस, और इसीलिए हम एक्यूट में दोनों लाइन पढ़ के आए थे। जो एक्यूट एंडोकार्डाइटिस है वो हाई वेरुलेंट बैक्टीरिया से, ऑर्गेनिज्म से हो रही थी, प्लस नॉर्मल हार्ट में, इसलिए जो मैंने समझाई वो इस पूरी लाइन ने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब फटाफट हम जल्दी जल्दी इसको स्पीड में निकालेंगे। स्पीड में निकालने का मतलब ये होता है कि जो हम पढ़ चुके हैं वो ही सब लिखा हुआ है, जहां समझने का था हमने अच्छे से समझा। कहाँ कहाँ भैया कौन लोग हैं जिनमें ये इजीली हो सकता है, क्या कौन सर अभी इतनी देर से पढ़ते आ रहे हैं, जिनके जिनके जिनको वॉल्व की सर्जरी करा रहे हो, जैसे प्रोस्थेटिक कार्डिया वॉल्व की सर्जरी होती है ना, प्रोस्थेटिक, जिसको इसको अगर इस पूरी लाइन में बोलूं तो इसको बोल सकते हैं हम वॉल्वोटॉमी, जिनको वॉल्वोटॉमी या कराई हो, या वॉल्व रिप्लेसमेंट, इनको हम लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। जिनका ये सर्जरी होती ना उनमें होने के चांसेस है, जिनके प्रोस्थेटिक कार्डियक वॉल्व डाले जाए या कोई प्रोस्थेटिक मटेरियल हार्ट में यूज करा जाए रिपेयर करने को तब, या जिनको पहले कभी इन्फेक्शन हो चुका है तो उन्हें दोबारा होने के चांसेस है, या किसी को कंजेनाइटल हार्ट डिसीज हो, जो बच्चों में होती है ना, एएचडी, मतलब या पहले से ही हार्ट कॉम्प्रोमाइज है, एएचडी, बीएचडी हो, टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट हो, या पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस हो, ठीक है ना, तो उन लोगों में, या फिर उन लोगों में जिनका हार्ट ट्रांसप्लांट करने जा रहे हो, तो वो भी मतलब कोई भी ऐसी चीज जो हार्ट की सर्जरी कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको हो सकता है। प्लस कोई भी बॉडी में, कोई भी बॉडी की सर्जरी जो आपको मन हो वो लिख दो, क्यों, कोई भी बॉडी की सर्जरी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, या फिर कोई भी बॉडी का वो क्या बोलते हैं, इन्फेक्शन, वो ब्लड से ट्रेवल करके आपके हार्ट तक पहुंच सकता है। जैसे टॉन्सिलोटॉमी, टॉन्सिल का ऑपरेशन कराओ तो वहां से इन्फेक्शन, वहां से कोई इन्फेक्शन आ गया हो, वो पहले उसने टॉन्सिल्स में करा, फिर वो ब्लड में मिल गया आपके हार्ट में चला जाए, क्योंकि भैया पूरे बॉडी का ब्लड जाना तो आखिरी में हार्ट में ही है, पंप कौन करेगा, हार्ट ही तो करेगा, है ना। एडिन है ना, टॉन्सिल का एडिनोटॉमी, एडिनोटॉमी का मतलब होता है एडिनोड्स रिमूव करे जाते हैं। एडिनोड्स क्या होते हैं, एडिनोड्स इज अ लिम्फ नोड, ये क्या होते हैं, लिम्फोइड टिश्यू होते हैं जो आपके बैक ऑफ नोज पे मिलते हैं, नोज के पीछे लिम्फोइड टिश्यू होता है, इनमें इन्फेक्शन हो जाता है तो उन्हें रिमूव करा जाता है। या फिर कोई भी सर्जरी अपने मन से ले सकते हो, कोई भी सर्जिकल ऑपरेशन हो तो हो सकता है बॉडी में कहीं भी, है ना, आपके मुंह में कोई भी ओरल कैविटी में डेंटल एक्सट्रेक्शन, मतलब जब टूथ वगैरह पड़ के ना टूथ वगैरह निकालते हैं तो उनमें भी बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। इजिली इन्फेक्शन बॉडी में पहुंच सकता है, जो मन में आ रहा है वो लिखो, जो है ना, जीआईटी में, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कहीं इन्फेक्शन हो, यूरिनरी ट्रैक्ट में हो, कहीं स्किन में इन्फेक्शन हो गया हो, कहीं मसल्स में हो, कहीं का भी इन्फेक्शन, क्योंकि एंड ऑफ द डे पहुंचना ब्लड में और ब्लड हार्ट में, ठीक है ना, तो कहीं का भी इन्फेक्शन आपको ट्रेवल करके आ सकता है। कॉमन ऑर्गेनिज्म के कुछ नाम याद कर लो, ये इसमें तो कुछ नहीं है, नाम आपको याद करने पड़ेंगे।
जनरली सब एक्यूट स्टेज में हमने पढ़ा था, जो जनरली जो सब एक्यूट स्टेज में हमें जो ऑर्गेनिज्म करा रहे थे वो कौन से थे, लो वायरुलेंस वाले। मतलब क्या, वो कम खतरनाक थे, मगर हमारी बॉडी सप्रेस होने की वजह से हमें हुआ बैक्टीरिया। तो अब ये जो जनरली होते हैं ये कौन से होते हैं, लो वायरुलेंस वाले होते हैं, लो वायरुलेंस है। मगर क्या करें, प्लस हमारी जो हमारा हार्ट था वो सप्रेस था, इस वजह से हमें हुआ, वरना हमें सब एक्यूट नहीं होता। तो वो ये याद कर लो, स्टेप्लोकोकस मलेरी, स्ट्रेप्टोकोकस बोवेस, स्टेफाइलोकोकस ओरियस, एंटेरोकोकस फेकेलाई। ठीक है ना, तो ये सारे हमको हो सकता है कि हमारा जो हार्ट है वो ऑलरेडी क्या था, सप्रेस था। अटैक लिख दिया तो, मैं सॉरी, हार्ट ऑलरेडी हमारा सप्रेस था। ठीक है ना, तो ये हमको हो सकता है। ये सब कौन से बैक्टीरिया कहलाते हैं, मैंने नाम भी बताया था, अपॉर्चुनिस्टिक। क्यों, क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटी है। क्यों सर, क्योंकि हमारा ऑलरेडी हार्ट सप्रेस है, वो उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। अब है तो वो लो, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी मिल गई, तो ये सब अपॉर्चुनिस्टिक कहलाते हैं। क्लियर। एक्यूट में कौन से, ये वो होते हैं, ये होते हैं हाईली वायरुलेंस। हाईली वायरुलेंस क्यों सर, यहाँ पर हम नॉर्मल थे फिर भी हमें करा दिया गया। तो स्टेफिलोकोकस ओरियस, देखो स्टेफिलोकोकस दोनों में नाम लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो डिपेंड करता है उसका कौन सा म्यूटेंट है। जैसे हम वायरस के, कोविड वायरस के अलग अलग म्यूटेंट पढ़ते हैं, ऐसे ही हर बैक्टीरिया का अपना एक खुद का म्यूटेंट होता है, ठीक है ना। कैंडिडा, कैंडिडा आपने ना, सूडोमोनास है ना, कैंडिडा आप जानते ही हो, फंगस होती है, ये इससे हो सकता है। और पोस्ट ऑपरेटिव वाले ऑपरेशन के बाद, जैसे उसमें भी देखो स्टेफिलोकोकस एल्बस, कैंडिडाई और एस्पेगुलस, ये फंगस हैं। तो ये कुछ एक दो नाम याद कर लेना, ठीक है। इनके तो नाम ही आपको याद करने पड़ेंगे। अब क्या होता है, देखो ये इन्फेक्शन फैलता कैसे है। सबसे पहले क्या होना है, आपके हार्ट में कोई भी इंजरी होनी है। इंजरी मतलब है, जैसे सपोज करो कि मतलब आपका क्या हुआ, आपके आपकी जो अभी ये समझा रहे ना पैथोलॉजी ये उन लोगों के लिए समझा रहे कि, और एक क्योंकि मोस्ट कॉमन उन्हीं में होता है जिनकी जैसे कोई सर्जरी करने का है। जैसे हम वॉल्व की सर्जरी करने गए और उससे हमें एंडोकार्डाइटिस हो गया, उसकी मैकेनिज्म समझो कैसे होता है। क्या हुआ, एक डॉक्टर गया वॉल्व की सर्जरी करने, ठीक है। अब वो कितनी भी सर्जरी कर ले, क्या ये ऐसा हो सकता है कि जब वो वॉल्व की सर्जरी कर रहा हो आपके हार्ट में वो बिना कट के वहां से चला जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है। जस्ट अ सेकेंड, ये पॉसिबल नहीं है कि वो बिना कट के वहां से चला जाए। कट तो वो कुछ ना कुछ लगा के जाएगा, इससे भी पहले हम पढ़ चुके हैं। और जब भी कोई भी कट लगता है तो आपके बॉडी में दौड़ के कौन चले आते हैं, प्लेटलेट्स, क्या करने, उसको हील करने। और उस जब प्लेटलेट्स वहां पर एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो बन जाता है क्या, प्लेग यानी क्लॉट। इसलिए हर सर्जरी के बाद हम एंटी प्लेटलेट थेरेपी ड्रग्स खिलाते थे, याद करो। जब एंजियोप्लास्टी भी कराई है ना, जब बाईपास कराया, सब जितनी भी सर्जरी आप कराओगे ना, सब में हर सर्जरी में एंटी प्लेटलेट्स ड्रग खिलाते थे। क्यों, क्योंकि भैया थोड़ा बहुत कट तो लगना है, और कट लगेगा तो क्लॉट बनेगा, और क्लॉट बनेगा तो ब्लड फ्लो डिस्टर्ब होगा, ठीक है ना। इसलिए एंटीप्लेटलेट ड्रग खिलाते ही हैं। तो सबसे पहले आपका जब ऑपरेशन करा तो ऑपरेशन करते वक्त एंडोकार्डियल कुछ ना कुछ इंजरी तो होनी ही है। जैसे ही इंजरी हुई क्या होगा, आपका जो ब्लड है वो टर्बुलेंट ब्लड फ्लो का मतलब क्या होता है, आपका जो नॉर्मली ब्लड फ्लो होता है ना, वो होता है स्ट्रीमलाइन ब्लड फ्लो, सीधा। दो टाइप का ब्लड फ्लो होता है, एक स्ट्रीम और एक टर्बुलेंट। नॉर्मली जो आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो हो रहा है ना, वो स्ट्रीम लाइन हो रहा है, सीधा सीधा। लेकिन जब भी आपके बॉडी में कोई प्रॉब्लम आती है, यानी कोई क्लॉट, जैसे सपोज करो यहाँ पर कोई क्लॉट बन गया, यहाँ पर कोई क्लॉट बन गया, तो इस क्लॉट की वजह से ना ये ब्लड फ्लो बिगड़ जाता है। और फिर ये क्योंकि अब ब्लड फ्लो डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि यहाँ पर जगह कम हो गई इसके कंपेयर में, तो ये ब्लड फ्लो डिस्टर्ब होने की वजह से ये ब्लड फ्लो अब स्ट्रीमलाइन ना रहकर हो जाता है टर्बुलेंट। और यही दिक्कत है, अगर स्ट्रीमलाइन ब्लड फ्लो बना रहेगा ना सर, तो बैक्टीरिया कभी चिपक ही नहीं पाएगा आपकी हार्ट की वॉल्व से, आपके हार्ट से अटैच ही नहीं हो पाएगा। और वो अटैच नहीं हुआ तो आपको डिसीज कर नहीं पाएगा। तो यही होता है कि जब भी अगर ऐसा कोई क्लॉट बनता है, कुछ बनता है, आपका ब्लड फ्लो बिगड़ जाता है। और ब्लड फ्लो बिगड़ता है तो बैक्टीरिया क्या होता है, फ्लो बिगड़ने की वजह से क्या हो जाता है, बैक्टीरिया को, ब्लड का फ्लो स्लो हो गया तो बैक्टीरिया को मौका मिल जाता है चिपकने का, अटैच होने का। और वो अटैच कहाँ होता है, इसी क्लॉट के पास, जो ये क्लॉट बना ना, इसी क्लॉट से अटैच होने लग जाता है। क्यों, क्योंकि यहीं पर ब्लड फ्लो हुआ कम, जैसे ही यहाँ पर ब्लड फ्लो कम हुआ तुरंत यहाँ पर चिपक जाएगा, इस पर अटैच हो जाएगा। ये क्लॉट बनेगा कैसे सर,
अभी हम पढ़ के आ चुके। जैसे ही हम कोई भी ऑपरेशन, जैसे सपोज वॉल्व का ऑपरेशन करा तो एंडोथेलियल डैमेज तो होनी ही होनी है। बिना एंडोथेलियल, अगर वॉल्व आप चेंज कर रहे हो तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि थोड़ा बहुत एंडोथेलियल डैमेज ना हो। जैसे ही थोड़ी बहुत एंडोथेलियल डैमेज होगी तो क्या होगा, उसको हील करने के लिए कौन दौड़ के चले आएंगे सर, प्लेटलेट्स। कौन आएंगे, ट्रिगर्स स्टेराइल थ्रोम्बस, मतलब क्लॉट बनेगा। क्लॉट किससे बनता है, प्लेटलेट से। ये सब प्लेटलेट उसको, जो कट को है ना, उस कट को क्या करने आ जाएंगे, हील करने। पढ़ के आए थे ना। और वो जो प्लेटलेट्स को चाहते हैं वो कौन सा प्रोटीन रिलीज करते थे, ग्लाइकोप्रोटीन। उसके लिए रिसेप्टर्स बैठे होते हैं, कौन से, ग्लाइकोप्रोटीन, कौन से, 2B और 3C। ये जो ग्लाइकोप्रोटीन 2B और ग्लाइकोप्रोटीन 3C रिसेप्टर्स बैठे होते थे, उसी रिसेप्टर से बाकी और प्लेटलेट्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होते थे। सब हमने एंजियोप्लास्टी में पढ़ा है, उसकी तरफ अट्रैक्ट होते थे। अब ये प्लेटलेट्स अट्रैक्ट हो जाएंगे तो क्लॉट बना लेंगे, क्लॉट बनाने से ये फ्लो बिगड़ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि वो जो बैक्टीरिया आएगा और वो इसी क्लॉट से चिपक जाएगा और यहाँ इन्फेक्शन फैलाना स्टार्ट कर देगा। यही रीजन है कि आपकी जब भी वॉल्वोप्लास्टी या कुछ भी करने जाते हैं तो क्यों वो बैक्टीरिया आपके हार्ट से अटैच हो पाता है, इसी क्लॉट की वजह से। तो देन एंडोथेलियल डैमेज ट्रिगर्स स्टेराइल थ्रोम्बस फॉर्मेशन। अब जो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में का मतलब होता है बैक्टीरिया इन ब्लड, वो आपके थ्रोम्बस से अटैच हो जाता है, देन सीड्स दी थ्रोम्बस। ये जो थ्रोम्बस बन गया ना, कि ये थ्रोम्बस किसका बना है, यहाँ पर प्लेटलेट्स का। इसी प्लेटलेट से वो बैक्टीरिया चिपक जाता है। क्लियर। और उस स्टेज को बोलते हैं, नाउ इट्स लीड्स टू मैच्योर वेजिटेशन फॉर्मेशन। वेजिटेशन फॉर्मेशन का मतलब होता है कि बैक्टीरिया अपने आप को मैच्योर करना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि सबसे पहले बैक्टीरिया चिपकेगा, जब वो, अब यानी चिपकने को मतलब होता है वो अपनी सुटेबल साइड, जब वो अटैच होगा, जब भी वो अटैच होगा फिर वो अपने लिए सुटेबल कंडीशन ढूंढेगा, यानी क्यों, अपने आप को मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेगा। तो वेजिटेशन फॉर्मेशन का मतलब होता है अपने आप को मल्टीप्लाई करना। तो सबसे पहली जो स्टेज में हमने समझा वो क्या समझा, सबसे पहली स्टेज में हमने समझा ओवरऑल कि हाँ सर, पहले एंडोकार्डियल इंजरी हुई। क्यों हुई, क्योंकि हमने वॉल्वोप्लास्टी वगैरह करने गए थे, उस वजह से एंडोकार्डियल इंजरी हुई। जैसे ही इंजरी हुई तो सर वहां पर क्या हुआ, क्लॉट बनना स्टार्ट हुआ। क्यों, क्योंकि सर प्लेटलेट्स दौड़ के आए। जिससे प्लेटलेट्स दौड़ के आए तो हमारा जो ब्लड फ्लो था, जो स्ट्रीमलाइंड ब्लड फ्लो था, वो कन्वर्ट हुआ टर्बुलेंट ब्लड फ्लो में। जैसे टर्बुलेंट ब्लड फ्लो हुआ तो ब्लड फ्लो की जो रेट थी वो कम हुई। सर ब्लड फ्लो की रेट कम हुई तो जो बैक्टीरिया था उसे इजिली मौका मिल गया उस क्लॉट से, उस थ्रोम्बस से अटैच होने का, उस थ्रोम्बस से अटैच होने का और अपने आप को मल्टीप्लाई करने का। फिर सेकंड स्टेज होती है वेजिटेशन। वेजिटेशन का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करने लगा है, क्योंकि पहले में सिर्फ चिपकना, अटैच हुआ। एंडोकार्डियल इंजरी एंड वेजिटेशन फॉर्मेशन जो स्टेज है, इट ओनली फॉर द अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया, नॉट फॉर इट्स द प्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया, नॉट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरिया। तो पहली स्टेज में सिर्फ अटैच होना बता, दूसरे में क्या करेगा, वो अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा। तो और क्या बनाएगा, मल्टीप्लाई कैसे करेगा, फिब्रिन प्लेटलेट बैक्टीरिया कॉम्प्लेक्स बना कि नहीं बना। फिब्रिन प्लेटलेट बैक्टीरिया कॉम्प्लेक्स मतलब सर, ये सर दो ही तो नाम लिखे हुए हैं। जो आपका क्लॉट बना था, जो आपका थ्रोम्बस बना है, वो किसका बना है, फिब्रिन प्लेटलेट का ही तो बना है। इतनी देर से यही तो समझा रहा हूं। ये जो क्लॉट है येलो कलर का है, फिब्रिन प्लेटलेट का है। इससे आकर क्या अटैच हो गया था, बैक्टीरिया। ये आपका इससे आकर बैक्टीरिया अटैच हो गया इधर, ये आपका बैक्टीरिया अटैच हो गया। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इस पूरे को फिर क्या, किस नाम से प्रोनाउंस करते हैं, ये पूरे जो स्ट्रक्चर बना, इस पूरे को प्रोनाउंस करते हैं फिब्रिन प्लेटलेट बैक्टीरिया कॉम्प्लेक्स। क्यों, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया भी है और प्लेटलेट्स भी हैं। तो फिब्रिन प्लेटलेट बैक्टीरिया कॉम्प्लेक्स इसको हम बोलते हैं। और ये आपके वॉल पर से, क्योंकि अब हम पता है, क्योंकि हम वॉल्वोप्लास्टी करने गए थे, तो ये आपके जिस बॉल की आपकी वो करी गई थी सर्जरी, उस बॉल पर आपको अटैच मिल सकता है कॉम। ठीक है। अब ये पहले तो इन्फेक्शन आपके यही हार्ट में फैलाएगा पहले, ठीक है। फिर आगे चल के जब इससे लगेगा कि हाँ भैया हम बहुत ज्यादा ग्रो कर गए, तो फिर क्या होगा, जब ब्लड इससे ये टूटेगा, ये अपनी जगह से करेगा और ब्लड के साथ बहना स्टार्ट कर देगा। फिर वो जो पूरा ब्लड होता है वो कहां जाता है, बॉडी में। अब जहां जहां ये ब्लड जाएगा वहां वहां बैक्टीरिया ब्लड के साथ जा जाकर आपकी पूरी बॉडी को अफेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो इसलिए याद रखो, पहले हार्ट अफेक्ट होना स्टार्ट होगा, फिर पूरी बॉडी अफेक्ट होना स्टार्ट होगी। यानी सर पूरी बॉडी में सिम्टम दिखेंगे, यस पूरी बॉडी में सिम्टम्स दिखेंगे। और उनके खतरनाक खतरनाक नाम है कि उनको याद करने पड़ेंगे, कि अगर स्किन पर सिम्टम्स दिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, है ना। जॉइंट्स में सिम्टम दिखेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, बहुत खतरनाक नाम है। तो थर्ड स्टेज होती है एम्बोलाइजेशन। एम्बोलाइजेशन अभी पढ़ा कि जो क्लॉट है, ये जो क्लॉट है, ये जब ये टूट जाएगा, टूटने का मतलब क्या, जब बैक्टीरिया ग्रो कर जाएगा ना,
जब यहाँ को वो अफेक्ट कर देगा इस वॉल्व को, फिर क्या करेगा, वो अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करेगा, क्योंकि बैक्टीरिया भी तो ऑर्गेनिज्म है ना, वो भी तो चाहता है हम ग्रो करें, हम अपने आप को जीवन में बढ़ाएं। हम ऐसा ऐसे तो ना कि एक जगह पे ही अपना घर बना के रहने लग जाएं, क्योंकि हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि पहले कुछ खट्टा करो, पहले अपने आप को एक जगह अपना एक घर बनाओ, जब उसका एक अच्छा घर बन गया तो फिर क्या बोलेगा, आप दूसरी जगह घर बनाओ। तो बैक्टीरिया पहले यहाँ पर घर बनाते हैं, जब वो लगते हैं कि हमने हाँ वॉल्व खराब कर दिए, तो अब वो कहते हैं अब हम चले एम्बोलाइजेशन करने, अब हम आपके ब्लड के साथ पूरी बॉडी में ट्रेवल करेंगे, और हमें जहां जहां उन और अगर सपोज हम स्प्लीन में गया, और अगर उसे स्प्लीन में मौका मिल गया अटैच होने का, तो वहां होकर वो स्प्लीन को खराब करेगा, किडनी में हो गया तो किडनी को करेगा, ब्रेन में, क्योंकि ब्लड कहाँ नहीं होता, सब जगह होता है। ब्रेन में पहुंच गया तो ब्रेन को इफेक्ट करेगा, आईज में पहुंच गया तो आई को, स्किन में पहुंच गया तो स्किन को, यानी सर सबको अफेक्ट करेगा, तो सबको अफेक्ट करेगा। आकाश टू किडनी, स्प्लीन, ब्रेन, सब जगह है ना, ब्रेन में पहुंच गया तो ब्रेन एब्सेस करा देगा, कुछ भी करा सकता है जहां वो पहुंच जाए। तो 3 स्टेज हो गई। पहली स्टेज में आपकी इंजरी की वजह से, सर्जरी की वजह से इंजरी हुई थी, इंजरी की वजह से वहां पर क्लॉट, वो थ्रोम्बस बना, थ्रोम्बस बनने के बाद बैक्टीरिया को ब्लड फ्लो बिगड़ा, फ्लो बिगड़ के बैक्टीरिया वहां अटैच हो गया, पहली स्टेज खत्म। दूसरी स्टेज में बैक्टीरिया जब अटैच हो गया, उसने कॉम्प्लेक्स बनाया, अपने आप को ग्रो करा। थर्ड स्टेज में वो बैक्टीरिया एम्बोलाइज करा, यानी वो अपने पूरे बॉडी में जाके ट्रेवल करके सारे ऑर्गन्स को अफेक्ट करना उसने स्टार्ट कर दिया। क्लिनिकल फीचर्स सर क्या क्या नजर आएंगे, मैंने बोला ना बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ये तो इसमें जो सिम्टम्स आएंगे ना, वो कोई स्पेशली ऐसे सिम्टम्स नहीं होंगे जो एंडोकार्डाइटिस में दिख सकते हैं। सर ये क्या बात कर रहे हो भैया, एक बात बताओ, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, मैं कह रहा हूँ ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपके हर्ट में पहले पहुंच गया, सपोज आपके हर्ट में ना होके स्किन में होता, अगर सिर्फ स्किन में इस बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हो जाए, जो सिम्टम दिखेंगे ना वही सिम्टम अगर आपको एंडोकार्डाइटिस के द्वारा इन्फेक्शन आया होगा तो उसमें भी वही दिखेंगे। सपोज अगर वो बैक्टीरिया स्किन में कोई सिम्टम दिख रहे हैं मुझे, तो वो उसके दो चांसेस हैं क्या सर, या तो ये हर्ट के द्वारा इन्फेक्शन आया होगा, या नॉर्मली जरूरी है नहीं आया होगा, डायरेक्ट स्किन पर वो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया, तो चांसेस तो दोनों है ना। तो इसके जो सिम्टम्स होते हैं ना वो बिल्कुल एकदम ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिम्टम्स होते हैं, कि स्पेशली आप ये सिम्टम सिर्फ ये सिम्टम्स देख के नहीं बता पाओगे कि इसको एंडोकार्डाइटिस हुआ है, इस वजह से तो ये मुश्किल है इसको पकड़ना, क्योंकि इसके सिम्टम्स इतने वेग सिम्टम्स होते हैं कि वो, सपोज करो अगर ये इन्फेक्शन सिर्फ फिंगर्स में हो जाए, क्योंकि फिंगर्स में भी तो ब्लड होता है, अरे जरूरी है वो ब्लड हर्ट से आया, फिंगर में ही आपके कहीं बाहर कट लग गया हो और बैक्टीरिया आपके फिंगर में अटैच हो जाए, तो फिंगर में क्लविंग ऑफ कुछ भी करा सकता है, आपके नेल्स में कुछ भी करा सकता है। अब जो सिम्टम दिख रहा है तो जरूरी थोड़ा है वो हर्ट से ही आया, वो नॉर्मली यहीं से हो गया हो, तो इसके लिए जो इसके सिम्टम्स होते हैं ना वो इतने हार्ड एंड फास्ट नहीं होते कि उससे आप एंडोकार्डाइटिस पकड़ पाओ। तो क्योंकि कहीं भी कुछ भी सिम्टम दिखे तो डॉक्टर समझता है अरे स्किन पे सिम्टम दिख रहा है, अरे वो स्किन पे यहाँ इन्फेक्शन हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं दिमाग लगाता कि ये इन्फेक्शन में भी हर्ट से फैल के आ रहा हो, तो चलो इसकी ईको करा दो। स्किन पे रेड रेसेस पर गए तो क्या ईको कराने चले जाओगे, सोचो, क्योंकि हर्ट की प्रॉब्लम, वॉल्व खराब हो रहा है तो इतनी जल्दी तो हर्ट में सिम्टम नजर आते नहीं, मगर वो फैल के अगर स्किन में आ गया तो आपका स्किन में कोई रेड रेसेस दिख रहे हैं तो ईको कराने जाओगे, नहीं जाओगे, आप नहीं कराने जाओगे, आप बोलोगे अरे नहीं ये स्किन पे ही होगा, एंटीबायोटिक ले आओ खा लेते हैं, कुछ एंटी ट्रॉपिकल जेल लगाओ स्किन पे लगाओगे कुछ महीनों तक, जब नहीं होगा, जब हर्ट के सिम्टम आएंगे तब ईको कराओगे, तब पता चलेगा अरे ये तो एंडोकार्डाइटिस हो गया था, उसकी वजह से सब सिम्टम थे, इसलिए इसकी डेथ रेट बहुत हाई है। क्लियर। तो क्या क्या, इसलिए इसको वेग सिम्टम्स बोलते हैं। देखो इल हेल्थ, फैटिक होना, थकावट होना, लेजिट्यूड का मतलब होता है लैक ऑफ एनर्जी, लो एपेटाइट, भूख नहीं लगना। अब ये सारे जो सिम्टम ऐसे भी होते हैं, अब लेक एनर्जी तो अभी भी आपको है, जब आप पढ़ रहे हो तो आपको क्या एंडोकार्डाइटिस हो गया। भूख नहीं लगना तो जब भी होता है, वैलेंटाइन वीक चल रहा है नहीं लगती लोगों को भूख, तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि भैया उसको एंडोकार्डाइटिस हो गया। तो ऐसे सिम्टम्स है। वेट कम होना, क्लविंग इन फिंगर्स होना, क्लविंग इन फिंगर्स देखो ये बहुत कॉमन सिम्टम है, ये इसके जो सिम्टम्स पढ़ोगे ना वो सब डिसीजेस में पढ़ सकते हो, कोई स्पेशलाइज सिम्टम्स नहीं होते। क्लविंग इन फिंगर्स मालूम कब होता है, क्लविंग इन फिंगर्स जब होता है जब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने लग जाए, ये इसका सिम्टम्स नहीं है, ये ऑक्सीजन की कमी होने का सिम्टम है। सर एंडोकार्डाइटिस में ऑक्सीजन की कमी क्यों होगी सर, बैक्टीरिया ऑक्सीजन में ट्रेवल कर रहा है, ब्लड में ट्रेवल कर रहा है, तो वो आपके ब्लड को अफेक्ट करता है, आरबीसी को अफेक्ट करता है, तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है। तो क्लविंग इन फिंगर्स तो आप हर हर्ट की डिसीज में सिम्टम लिख के आ सकते हो, क्यों, क्योंकि हर्ट में कोई भी प्रॉब्लम होगी ऑक्सीजन कम होगी। लंग्स की हर जितनी हम लंग्स की डिसीजेस पढ़ेंगे ना ए टू जेड, सब में के सिम्टम्स में क्लविंग इन फिंगर होगा, क्यों, क्योंकि लंग्स में कोई भी डिसीज हो जाए ऑक्सीजन तो कम होना ही है, क्योंकि, और एक बात याद रखो, हर्ट और लंग भाई बहन है,
या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड समझ लो, एक नाराज होगा तो दूसरा कुछ समय बाद हो ही जाएगा। क्यों सर, ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि आप सर मैकेनिज्म पढ़ के आए हैं। यहाँ राइट एट्रियम है, यहाँ लेफ्ट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, हम जानते हैं। यहां से आपका आता है सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, जो पूरी बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आता है वो जाता है राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से फिर पूरा ब्लड कहाँ जाता है? लंग्स में। क्या होने? डीऑक्सीनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट करने से। फिर वो पूरा ब्लड लंग्स से आता है लेफ्ट एट्रियम में, कौन सा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जाता है पूरी बॉडी में। यानी पहले तो हार्ट से सारा ब्लड लंग्स में जा रहा है, यानी कोई भी हार्ट में प्रॉब्लम होगी वो लंग्स में पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? बिल्कुल पहुंचेगी। यानी हार्ट खराब तो कुछ समय बाद लंग्स खराब। क्यों? क्योंकि सर हार्ट का ब्लड लंग्स में जा रहा है। और फिर अगर सपोज करो हार्ट खराब नहीं है तो लंग्स का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में आता है? हार्ट में। यानी इसका उल्टा कर दो, अगर लंग्स खराब तो कुछ समय बाद हार्ट खराब। क्लियर? इसलिए इन दोनों का रिलेशन है। अगर हार्ट खराब होगा तो भैया बहुत समय बाद लंग्स तो खराब होने ही है, और लंग्स खराब है तो बहुत समय बाद हार्ट खराब होने। कंजनाइटल हम हार्ट फेलियर पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा कि देखो पूरी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड होने लग जाता है, यानी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है। तो आप बोलोगे सर हार्ट का तो